आज के सेशन में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एयर एम्बोलिज्म क्या होता है। एयर एम्बोलिज्म हीमोडायलिसिस की एक कॉम्प्लिकेशन है। ड्यूरिंग डायलिसिस एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। वैसे भी सम पेशेंट्स को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है बाज़ औक़ात, लेकिन ये डायलिसिस में ज़्यादा होता है। तो एयर एम्बोलिज्म का क्या मतलब है? एयर एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी एयर या गैस का बबल जो कि आपकी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे, उसको बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। ब्लड वेसल का ब्लॉक हो जाना क्या कहलाता है? एयर एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी ये होती है कि किसी भी वजह से आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, उसके अंदर कोई एयर की एंट्री हो गई है, ठीक है। वो डायलिसिस के दौरान भी हो सकती है, वैसे भी आप कोई चीज़ वीनस में कोई इंट्रावीनस कोई चीज़ दे रहे हो ना, उस दौरान भी अगर एयर चली गई ना पेशेंट को, उससे भी एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी डायलिसिस पे, क्योंकि हम डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हीमोडायलिसिस में क्या हो सकता है कि कोई भी इनएडवर्टेंट एयर एंट्री, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डायलिसिस में एयर की एंट्री के जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनफ्लो साइड पे होते हैं, ठीक है। इनफ्लो कौन सी होती है? जो पेशेंट की वेस्कुलर एक्सेस से लेके प्री डायलाइजर जो सारा होता है वो इनफ्लो होता है, और ज़्यादा प्री पंप होगा क्योंकि प्री पंप में प्रेशर नेगेटिव होता है, ठीक है। पोस्ट पंप सारा प्रेशर पॉजिटिव होता है। जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होगा, जहाँ पे सक्शन होगी, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं एयर की एंट्री के। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपका कैथीटर है ना, अगर, ठीक है, कैथीटर के जो कैप्स होते हैं, ठीक है, या कैथीटर कनेक्टर उनको कह लो, वो आपने ऊपर नहीं लगाए, कैथीटर की हब के ऊपर कनेक्टर नहीं लगाए हुए, तो उससे भी एयर की एंट्री हो सकती है। या कैथीटर के जो लॉक है वो ओपन रह गए हैं, उससे भी एयर की एंट्री हो सकती है। क्लियर है? हमने एटियोलॉजी देख ली है। अब उसकी सिम्टम्स पे आते हैं कि उसकी अलामात कैसे क्या आएंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि एयर की एंट्री हो गई है, ठीक है। एक तो ये होता है कि एयर कि आपको बबल्स नज़र आएंगे। जो वीनस चैम्बर होता है ना, उसके अंदर आपको क्या नज़र आते हैं? एयर बबल्स। वो एयर एम्बोलिज्म की एक निशानी होती है, ठीक है। और दूसरा आपको कॉज भी मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर एयर की एंट्री हुई हुई है तो एयर बबल होते हैं। लेकिन पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स आती हैं? पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करती हैं पेशेंट की पोजीशन के ऊपर, कि पेशेंट बैठा हुआ है या पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। अगर तो पेशेंट बैठा हुआ है, आपको पता है एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जिस भी जगह पे एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर पेशेंट बैठा हुआ है, एयर की एंट्री हुई है, तो एयर डायरेक्ट कहाँ जाएगी? सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, उसके ब्रेन में जाएगी, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं उनके अंदर जाएगी, उनको जो आके ब्लॉक करेगी। तो उससे क्या हो सकता है? मरीज़ बेहोश हो सकता है, ठीक है। फेंटिंग, ठीक है। फेंटिंग जो है ना, बेहोशी से थोड़ी पहले वाली सिचुएशन होती है। उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, कन्वुल्जन्स हो सकती है, मरीज़ को झटके लग सकते हैं, ठीक है। या फिर अरिथमियाज भी हो सकते हैं। उस एंड पे खुदा न खास्ता इस मसले की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो एयर एम्बोलिज्म एक कितना संगीन मसला है। तो ये है सीटेड पेशेंट के अंदर एयर एम्बोलिज्म की सिम्टम्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर पेशेंट जो है ना रिकम्बेंट पोजीशन में होगा, पेशेंट पहले हमने देखा कि अगर पेशेंट सीटेड पोजीशन में है, पेशेंट बैठा हुआ है, तो उस दौरान एयर एम्बोलिज्म की क्या सिम्टम्स होगी। आप देखते हैं अगर पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन है, रिकम्बेंट पोजीशन क्या होती है कि लेफ्ट रिकम्बेंट भी हो सकती है, राइट रिकम्बेंट भी हो। रिकम्बेंट का मतलब होता है एक साइड पे लेटना, एक स्पाइन होता है बिल्कुल सीधा, एक रिकम्बेंट होती है कि पेशेंट एक साइड पे लेटा हुआ है। ये ऑलमोस्ट सुपाइन पोजीशन में भी ये वाली सिम्टम्स ही आती हैं। तो रिकम्बेंट है और पेशेंट लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ है, ठीक है, कि उसकी लेफ्ट साइड ऊपर है, तो उसमें क्या हो सकता है कि एयर कहाँ जाएगी? आपके हार्ट में जाएगी, ठीक है। पेशेंट अगर ऐसे लेटा हुआ है ना, लेफ्ट साइड उसकी ऊपर है, तो एयर कहाँ जाएगी? हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद सबसे पहले जो आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगी लंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के अंदर जाता है ना, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो लंग्स में जाएगा। जैसे ही लंग्स में ब्लड एयर जाएगी ना, तो उससे क्या हो सकता है? उससे डिस्निया हो सकता है। डिस्निया का क्या मतलब होता है? मरीज़ का सांस खराब हो सकता है, ठीक है। कफ हो सकती है, उसको खांसी आ सकती है, टाइटनेस इन चेस्ट हो सकती है, छाती में दबाव पड़ सकता है, या फिर अरिथमियाज हो सकते हैं। ये अरिथमियाज किस वजह से हो सकते हैं? हार्ट में एयर की एंट्री की वजह से, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन में है तो उसमें एयर एम्बोलिज्म की क्या सिम्टम्स आ सकती हैं कि पेशेंट के हार्ट में एयर एंटर हो सकती है, हार्ट से होती हुई लंग्स के अंदर, जब लंग्स के अंदर जाएगी तो ये वाली सिम्टम्स आ सकती हैं। डिस्निया हो सकता है, पेशेंट का सांस खराब हो सकता है, कफ हो सकता है, उसको खांसी आएगी, टाइटनेस इन चेस्ट हो सकती है, रिथमियाज हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपको एयर एम्बोलिज्म का लग रहा है कि सस्पिशन है, तो आप क्या करोगे? पेशेंट की चेस्ट अस्कल्टेट करोगे। चेस्ट अस्कल्टेट करने पे पार्टिकुलरली आपको जो आपकी प्रीकार्डियम होती है ना, हार्ट के ऊपर अगर अस्कल्टेट करोगे तो आपको एक पार्टिकुलर चर्निंग साउंड मिलेगी हार्ट में, ठीक है। अगर आप कार्डिक उसका अस्कल्टेशन करोगे तो क्या मिलेगा? एक पार्टिकुलर चर्निंग साउंड। चर्निंग साउंड क्या होती है कि एक प्रॉपर आपको एक एडिड साउंड मिलेगी, ठीक है।
नॉर्मली S1 S2 प्लस 0 होता है ना, तो एक आपको एडिट साउंड मिलेगी, वो चर्निंग सी साउंड होती है, आपको आइडिया हो जाएगा कि एयर एंटर हो गई हुई है, ठीक है। तो उस दौरान फिर आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, मैनेजमेंट में फ़ौरन अगर आपको आइडिया हो रहा है कि एयर एंटर हो गई है, ठीक है, या सेट के अंदर एयर एंटर हो गया, तो आप डायलिसिस स्टॉप करोगे, वीनस नीडल को क्लैम्प करोगे, पेशेंट को ब्लड री इन्फ्यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। एयर वाला जो ब्लड है वो पेशेंट को री इन्फ्यूज़ नहीं करना, पहला ये करके। दूसरा फ़ौरन ये करना है कि पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे लिटा देना है, ठीक है, मतलब कि लेफ़्ट साइड उसकी नीचे होनी चाहिए और उसका हेड और जो चेस्ट है ना वो डाउन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हार्ट नीचे होगा तो हार्ट में एयर नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है ना। से क्लियर हो गया। पेशेंट शुड बी इन लेफ्ट रिकम्बेंट पोजीशन विद हेड एंड चेस्ट डाउनवर्ड, एक ये हो गया। दूसरा, फ़ौरन उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी उसका मेंटेन करोगे, सिस्टम उसका देखोगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी कैसे कि वो पेशेंट सांस ठीक ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, सैचुरेशन चेक करोगे, ठीक है, फ़ौरन ये काम करना है। तो सैचुरेशन आपकी कितनी होनी चाहिए? 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम बढ़ रही है, ड्रॉप हो रही है, 90 से ड्रॉप हो रही है, तो आप हाई फ्लो ऑक्सीजन अटैच करोगे फ़ौरन पेशेंट को, ठीक है। और साथ में क्या करना पड़ेगा, हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट को आपने कार्डियो रेस्पिरेटरी उसका सिस्टम मेंटेन कर दिया, देन आप क्या कर सकते हो, पार्टिकुलरली जो है ना इंसर्टेड नीडल होती हैं जो परक्यूटेनियस इंसर्ट की जाती हैं, ख़ास नीडल्स होती हैं, ठीक है। वो फिर आपने पेशेंट को सर्जरी में शिफ्ट करना होता है, ठीक है। वो क्या होती है, एक प्रॉपर नीडल होती है, वो परक्यूटेनियस इंसर्ट करके ना ऊपर से उसको एयर को एस्पिरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, परक्यूटेनियस नीडल इंसर्ट करके एयर को एस्पिरेट किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया एयर एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट में क्या करोगे, सबसे पहले आउटफ्लो नीडल को या आउटफ्लो पोर्ट को क्लैम्प करोगे, एयर वाला ब्लड रिटर्न नहीं करना, पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे लिटाना है, लेफ़्ट रिकम्बेंट पोजीशन में, उसका हेड और चेस्ट थोड़ी डाउनवर्ड होनी चाहिए। फ़ौरन आप उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करोगे, अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन अटैच कर दोगे, साथ में जो है ना आप उसकी एयर को आप रिमूव भी करा सकते हो, ठीक है। ये बाद में, लेकिन ये पहले वाले काम आपने फ़ौरन करने हैं, ठीक है, पेशेंट को शिफ्ट कराने से पहले। तो ये हमने डिस्कस किया है कि आज एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म की क्या सिम्टम्स होंगी, एयर एम्बोलिज्म की क्या कॉजेज़ होंगी, और अगर किसी हीमोडायलिसिस पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो गया तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। क्लियर?